सोचिए, एक रेस हो रही है। एक ऐसी रेस जिसका विनर कहलाता है दुनिया का कारखाना। कई दशकों से चीन इस रेस में सबसे आगे रहा है। कोई उसके आसपास भी नहीं था। लेकिन अब एक नया दावेदार मैदान में उतर आया है। तो सवाल ये है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग का ये ताज किसी और के सिर सजेगा? तो आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। क्या चीन अपना ये टाइटल बचा पाएगा या फिर कोई नया खिलाड़ी आकर बाजी पलट देगा? चलिए इस बड़े ही दिलचस्प मुकाबले को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी मुकाबले को समझने के लिए ना पहले चैंपियन के गेम को समझना पड़ता है। चीन आखिर इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? तो चलिए आज हम चीन के उस 5 पॉइंट ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं जिसने उसे मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बना दिया। तो चीन की जो ये पूरी सक्सेस स्टोरी है ना, वो असल में इन 5 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, सरकार की स्मार्ट पॉलिसी। तीसरा, एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स। चौथा, एकदम डेंस सप्लाई चेन। और पांचवा, बड़े पैमाने पर और तेजी से प्रोडक्शन करने की काबिलियत। और ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये तो एक ऐसी मशीन के पार्ट्स हैं जो मिलकर चीन को एक तरह से अनबीटेबल बना देते हैं। चलिए एक एक करके इनको जरा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, चीन ने पिछले 40 सालों में अपने इंफ्रा पर इतना पैसा लगाया है, इतना काम किया है कि ये किसी अजूबे से कम नहीं है। जरा सोच के देखिए, वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स हैं जहां मिनटों में माल लोड अनलोड हो जाता है। हाई स्पीड रेल का नेटवर्क है जो फटाफट कच्चा माल फैक्ट्रियों तक पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात, 2400 घंटे बिजली। इसका सीधा मतलब यह है कि फैक्ट्रियां कभी नहीं रुकती, दिन रात चलती हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आते हैं सरकार की भूमिका पर, जिसे हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। चीन की सरकार ने एक बहुत स्मार्ट काम किया। उन्होंने बनाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी SEZs। ये ऐसे इलाके थे जहां बाहर की कंपनियों को बुलाया गया और उन्हें टैक्स में भारी छूट दी गई, नियम आसान कर दिए गए, जमीन दी गई। और नतीजा क्या हुआ? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पैसा, अपनी टेक्नोलॉजी सब कुछ लेके चीन पहुंच गईं। बस यहीं से चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो किक स्टार्ट मिला जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। लेकिन चीन का असली मैजिक, उसका असली सीक्रेट सॉस जानते हैं क्या है? वो है उसका सप्लाई चेन इकोसिस्टम। इसको ऐसे समझिए, शिंजेन जैसे शहर में अगर किसी कंपनी को फोन बनाने के लिए एक छोटा सा स्क्रू भी चाहिए ना, तो वो उसे बस कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हजारों सप्लायर्स उसी शहर में आसपास ही बैठे हैं। ये जो एफिशिएंसी है, ये जो स्पीड है, यही चीन को कॉस्ट और टाइम दोनों में दुनिया से मीलों आगे कर देती है। तो ये था चीन का सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट। अब सवाल ये उठता है कि इस ब्लूप्रिंट के सामने भारत कहाँ ठहरता है? क्या भारत को भी चीन की ही राह पर चलना चाहिए या फिर उसे अपना एक नया रास्ता बनाना होगा? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ चीन है जिसके पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स और सुपर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स हैं। ये किसी भी प्रोडक्शन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत अभी भी इन एरियाज में सुधार कर रहा है, लेकिन अभी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में वक्त भी ज्यादा लगता है और पैसा भी। ये जो लॉजिस्टिक्स की खाई है ना, वो इस चार्ट में एकदम साफ दिखती है। चीन में एक ट्रक एक दिन में एवरेज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा चल लेता है और भारत में ये आंकड़ा उसका लगभग आधा है, यानी करीब 250 से 300 किलोमीटर। अब इस धीमी रफ्तार का सीधा असर पड़ता है प्रोडक्शन की कॉस्ट पर। जाहिर है, जब ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा वक्त लगेगा तो सामान भी महंगा होगा। पॉलिसी की बात करें तो यहाँ भी कहानी बिल्कुल अलग है। चीन में क्या है? एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। एक फैसला लिया और वो तेजी से लागू हो गया। दूसरी तरफ भारत में है कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, मतलब केंद्र के नियम अलग, राज्यों के अलग, लोकल बॉडीज के अलग। अब किसी इन्वेस्टर को अगर एक फैक्ट्री लगानी है तो उसे इतने सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है कि इसमें कई बार सालों निकल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, अब आते हैं लेबर मार्केट पर। भारत के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन। ये बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चैलेंज भी है और वो है स्किल्स की कमी। चीन ने क्या किया? उसने अपनी बड़ी आबादी को फैक्ट्री के काम के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेन किया। भारत को भी यही करना होगा। अपनी इस विशाल आबादी को एक स्किल्ड वर्कफोर्स में बदलना होगा। तभी इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाया जा सकेगा। सप्लाई चेन,
ये एक और एरिया है जहां भारत अभी चीन से काफी पीछे है। चीन में मैन्युफैक्चरर्स को कोई भी पार्ट चाहिए हो, उन्हें आसानी से लोकल सप्लायर मिल जाते हैं। वहीं भारत में कंपनियों को अक्सर छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अब इससे होता क्या है, एक तो कॉस्ट बढ़ जाती है और दूसरा प्रोडक्शन में भी देर होती है। सीधी सी बात है, एक मजबूत लोकल सप्लाई चेन के बिना बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना नामुमकिन तो नहीं, पर बहुत मुश्किल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत के लिए उम्मीद खत्म हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में दुनिया अब बदल रही है और इस बदलते हुए माहौल में भारत के पास अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखने का एक बहुत ही यूनिक मौका है। चीन को कॉपी करने की बजाय भारत अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कर सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की। अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये समझ आ गया है कि सिर्फ एक देश यानी चीन पर डिपेंड रहना बहुत रिस्की है। तो वो क्या कर रही हैं? वो चीन के अलावा एक और देश में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं। और बस यही भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इन कंपनियों को अपने यहाँ बुलाए। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास अपने हथियार नहीं हैं। भारत की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स भी हैं। सबसे पहले तो यहाँ की यंग पॉपुलेशन, जो सिर्फ एक वर्कफोर्स ही नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई मार्केट भी है। फिर है हमारा वर्ल्ड क्लास आईटी और सर्विसेज सेक्टर, जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मदद कर सकता है। और अब सरकार भी नई पॉलिसीज ला रही है, जैसे कि पीएलआई स्कीम, जो कंपनियों को भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सीधे सीधे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रही हैं। ये सच में एक बड़ा और पॉजिटिव कदम है। लेकिन एक बात साफ है, भारत के लिए ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां लगा देने से काम नहीं चलेगा। उसे एक पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करना होगा, और ये एक बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी होने वाली है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि क्या भारत मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, वो तो वो कर ही रहा है। असली सवाल ये है कि क्या भारत वो विशाल स्केल, वो जबरदस्त एफिशिएंसी और वो डेंस इकोसिस्टम बना सकता है जो किसी देश को सही मायनों में दुनिया का कारखाना बनाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर भारत ये कर पाया तो ये सिर्फ भारत की इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा।